हेलो दोस्तों, माय नेम इज सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यूज जो मैंने फ्रेम किए हैं 4 और 5 अगस्त के करंट अफेयर्स से। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमने अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। इसमें टोटल 40 टेस्ट होंगे। ये टेस्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल होंगे। चलिए अब चलते हैं अपने सवालों की तरफ। दोस्तों, पहला खबर ये आई कि जो राजीव कुमार हैं, ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, इनको नीति आयोग का वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। तो हमने सवाल फ्रेम किया अपने नीति आयोग पर। हमने ये कहा कि नीति आयोग इज़ द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। क्या थिंक टैंक है? जी हाँ दोस्तों, इसका काम होता है पॉलिसी के लिए रिकमेंडेशंस देना। मेरा पहला सही है। इट प्रोवाइड्स बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स, ये भी सही है। इट हैज़ रिप्लेस्ड 65 ईयर ओल्ड। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पहले आ चुका है कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया गया है। क्या आंसर था? यह आंसर था नीति आयोग। इसको हटाया गया प्लानिंग कमीशन को। ध्यान दें दोस्तों कि जो प्लानिंग कमीशन है और जो नीति आयोग है, दोनों एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं। दोनों को हमारे एग्जीक्यूटिव ने एस्टैब्लिश किया गया है। इसके लिए कोई भी कानून पास नहीं किया गया था, कोई भी संविधान में जो संशोधन है वो नहीं किया गया था। ठीक है, सरकार ने क्या किया? सरकार ने एक रेजोल्यूशन पास किया और उसके जरिए इसको एस्टैब्लिश किया। मेरा आंसर क्या है? 1, 2 और 3। अगला सवाल दोस्तों हमने फ्रेम किया है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर। क्यों? क्योंकि हाल में ही जो वेंकैया नायडू जी हैं उनको इलेक्ट किया गया वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। तो सवाल कह रहा है कि द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू अ सीक्रेट बैलेट। क्या सीक्रेट बैलेट होता है? जी दोस्तों, ये एक सीक्रेट बैलेट का इलेक्शन होता है बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। अब बात ये आती है दोस्तों कि वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है। दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है एक इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, मतलब कि एक ग्रुप होता है जिसमें कुछ लोग होते हैं। ये लोग जो होते हैं वोटिंग करते हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसको इलेक्ट करते हैं। अब बात ये आती है कि इस इलेक्टोरल कॉलेज में, इस ग्रुप में जो चुनता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट को, उसमें कौन कौन लोग होते हैं। कह रहा है कि द कॉलेज कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। हमारे पार्लियामेंट में है 2 हाउसेस। कौन कौन सा? एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। दोस्तों, जो लोकसभा है वो क्या है? लोकसभा है हमारा निचला सदन, लोअर हाउस। और दोस्तों, जो हमारा जो राज्यसभा है वो क्या है? राज्यसभा हमारा अपर हाउस है, ये ऊपरी सदन है। ठीक है, और कह रहा है कि ये जो कॉलेज है वो क्या है? कॉलेज में लोकसभा के लोग हैं, राज्यसभा के लोग हैं, प्लस जो स्टेट्स के जो एमएलएज हैं वो भी इसके मेंबर हैं। क्या ये बात सही है? दोस्तों, जो लोग वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं उनमें एमएलएज नहीं आते, उनमें केवल लोकसभा के और राज्यसभा के ही मेंबर्स आते हैं। मेरा सेकंड गलत हो गया, मेरा पहला सही है। मेरा आंसर क्या हुआ दोस्तों? मेरा आंसर हुआ ए, 1 ओनली आर करेक्ट, 1 ओनली इज करेक्ट। ठीक है, जो कॉलेज होता है दैट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट द एमएलएज, नॉट द लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हमारे इलेक्शन पर ही है। इलेक्शन कह रहा है, एक सवाल कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ proportional representation by means of single transferable vote। और वोटिंग कैसे होती है? जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट से होती है। दोस्तों, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि जो 11th की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी वाली, ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिए। काफ़ी अच्छी किताब है, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं आपको उसमें मिलेंगी। उससे सीधे क्वेश्चन आते हैं हमारे प्रीलिम्स में। मेरा पहला सही है। द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा आर नॉट एलिजिबल। दोस्तों, जब भी राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है तो उसमें जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, इसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं केवल वही पार्टिसिपेट करते हैं। राष्ट्रपति जी के चुनाव में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, मगर जो चुनाव वाइस प्रेसिडेंट का होता है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान दीजिए, ये होता है दोनों में अंतर। प्लस जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, मतलब कि जो लोग प्रेसिडेंट को चुनते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनमें एमएलएज भी आते हैं।
वाइस प्रेसिडेंट को हमारे एमएलए चुनाव नहीं करते, इसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के ही मेंबर्स होते हैं, वो भी क्या, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बोथ। ठीक है, तो सेकंड में अगर कह रहा है कि द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ आरएस एंड एलएस आर नॉट एलिजिबल, ये लाइन तो गलत हो गई, क्यों, क्योंकि दे आर एलिजिबल। ठीक है, मेरा सेकंड क्या हो गया, गलत हो गया, मेरा आंसर आया ए। आपको जब भी ऑप्शन पे टिक लगाना है तो आपको पहले देख लेना है कि आखिर पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर पूछ रहा होता कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है तो आप क्या लगाते, आप लगाते टू ओनली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अब अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों फ्रेम किया है हमने भारत 22। सवाल कह रहा है कि दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या बात सही है, छोड़े देखते हैं आगे, हमें पता नहीं है सही है या गलत। इट इज़ अ पोल्यूशन इमिशन गाइडलाइन। तीसरा कह रहा है इट विल हेल्प टू स्पीड अप गवर्नमेंट्स डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बजटेड टू रेज अ रिकॉर्ड ऑफ 72,500 करोड़ इन फिस्कल ईयर 2018। यहाँ पर दोस्तों 3 लाइनें हैं। पहली और तीसरी लाइन जो है वो दी गई है आपके वित्त मंत्रालय से संबंधित, जो फाइनेंस से संबंधित, और दोस्तों जो सेकंड लाइन वो दी गई है हमारे पोल्यूशन से। आप अब ऑप्शंस को देखिए, 1 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1 2 ओनली, 1 2 and 3 ओनली। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि 1 1 1 1, ये जो 1 है वो चारों ऑप्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारा जो पहला लाइन है वो पक्का सही है, मेरा पहला सही हो गया। ठीक है, अब चूंकि मुझे पता चल गया कि भारत 22 लॉन्च किया गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो हमने ये पता कर लिया कि ये पोल्यूशन से संबंधित तो नहीं ही होगा। समझ रहे हैं? तो अगर आपको सेकंड पता ना भी हो तब भी इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट्स को ऐसे देख करके, अपने ऑप्शंस को ऐसे देख करके। इस तरह हम लोग सवाल फ्रेम करते हैं आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो टेस्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर यूपीएससी में केवल ज्ञान ही चेक किया जाता तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पीएचडी वाले जो लोग हैं, जो 12-12 घंटा पढ़ते हैं, वो केवल पास होते। ठीक है, मगर दोस्तों कुछ लोग जो होते हैं उनका दिमाग शांत रहता है, वो टफ समय में, वो प्रेशर के समय में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, शांत दिमाग से सवाल सॉल्व करते हैं। इस तरह वो ऑप्शंस को चेक करते हैं और सवाल वो सही करते हैं। भले ही उन्हें सारे लाइंस नहीं आ रहे होते हैं, फिर भी वो सही से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिए, मुझे पता है कि मेरा 1 सही है, मेरा 3rd भी सही है, मेरा 2nd गलत है। मेरा आंसर दोस्तों, मेरा आंसर है 1 and 3 ओनली आर करेक्ट। बी इज द राइट आंसर। दोस्तों जो भारत 22 है वो क्या है, वो एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। अब बात ये आती है आपके दिमाग में कि आखिर ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता क्या है। अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं आती, अगर आपके दिमाग में सवाल नहीं आता दोस्तों, आप में जिज्ञासा की कमी है, आप में से क्वेश्चंस आने चाहिए। तो चूंकि बात हमारे माथे में आ ही गई है तो हम देख लेते हैं कि आखिर होता क्या है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। आपको हमने ये जो फंड है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने फ्रेम किए हैं 2 और सवाल। सवाल कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। पहली लाइन है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर एसेंशियली इंडेक्स फंड्स that are listed and traded on exchanges like stocks। दोस्तों शेयर की तरह इन फंड्स को जो हमारे जो ट्रेड मार्केट्स हैं उस पर उन्हें लिस्ट किया जाता है और उनकी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, ट्रेडिंग होती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसका दाम घटता बढ़ता रहता है डिमांड सप्लाई के अनुसार। तो मेरा पहला लाइन तो सही हो गया। दोस्तों ये जो ETF होते हैं, ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, दे आर बेसिकली बास्केट ऑफ स्टॉक्स। ये एक डब्बा है जिसमें हमने डाल दिया कई सारे शेयर। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग कंपनीज के शेयर हो सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई सीमेंट कंपनी है, उसका यहाँ पर शेयर डाला गया है, कोई IT सेक्टर की कंपनी है, उसका यहाँ पर शेयर डाला गया है। ठीक है, तो इसी तरह अलग अलग कंपनीज के अलग अलग सेक्टर के जो कंपनी है उनका शेयर डालेंगे इसमें। इसको हम लोग शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो स्टॉक्स होते हैं उनकी अलग अलग वेट होती है। ठीक है, तो ये मेरा जो सेकंड सही है, ये तो कहीं रहा है कि इट इज़ अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स विथ असाइंड वेट्स दैट रिफ्लेक्ट द कंपोजिशन ऑफ एन इंडेक्स। मेरा फर्स्ट सही है, मेरा सेकंड सही है, मेरा आंसर क्या है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट।
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इसी के बारे में, आप दिए हैं 3 लाइनें, पूछ रहा है कि कौन सी लाइन है जो करेक्ट है। देखिए, दे आर मोर लिक्विड देन म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, कोई भी एसेट लिक्विड तब होगा जब उसकी खरीद बिक्री आप आसानी से कर सकते हैं, उस एसेट को आप बेच करके पैसे अपने हाथ में ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, और एक तो हो गया गोल्ड, एक तो हो गया आपका घर। अब ये बताइए कि घर और गोल्ड में कौन सा है जो ज़्यादा लिक्विड एसेट है। देखिए, जिस चीज़ को हम आसानी से बेच करके पैसे वसूल लें वो ज़्यादा लिक्विड एसेट होगा। तो गोल्ड को बेचना ज़्यादा आसान है, घर को बेचना ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, गोल्ड में कोई डिज़ाइन नहीं होता, गोल्ड में कोई डिप्रिसिएशन नहीं होता, समझ रहे हैं। तो अगर आप गोल्ड बेचने जाएंगे तो उसे कोई भी खरीद लेगा, मगर अगर आप घर बेचने जाएंगे तो क्या होगा, वो कहेंगे कि यार आपका डिज़ाइन ठीक नहीं है, आपका जो एरिया है वो कम है, फलाना ढिम का। ठीक है, तो जो गोल्ड होता है वो क्या है, गोल्ड है जो ज़्यादा लिक्विड एसेट है। इसी तरह जो ETFs हैं दे आर मोर लिक्विड दैन म्यूचुअल फंड्स। ये बात सही है। दे कैन बी सोल्ड क्विकली ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। अभी मैंने बताया कि उनको हम हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज हैं उसमें बेच सकते हैं, है ना। मेरा सेकंड सही है। द ETFs ट्रेडिंग वैल्यू इज बेस्ड ऑन द नेट एसेट वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग स्टॉक्स। अंडरलाइंग स्टॉक्स मतलब क्या, इसका मतलब ये कि डब्बे में जो स्टॉक भरा हुआ है वो, ठीक है, जो ETFs हैं उसकी वैल्यू डिसाइड होगी किनसे, जो स्टॉक्स डब्बे में भरे हुए हैं उनसे। अगर स्टॉक की कीमत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो ETF है उसकी जो वैल्यू होगी ज़्यादा होगी, है ना। अगर हमारे शेयर है सस्ते तो क्या होगा, जो फंड होगा सस्ता होगा। मेरा थर्ड सही है। मेरा आंसर क्या है दोस्तों, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। दोस्तों यहाँ पर हमने दिखाया है हमारा जो ETF है उसमें कौन कौन से शेयर हैं और उसका कितना वेटेज है, ये सब वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर है बेसिक मटेरियल्स, एनर्जी की जो कंपनी है वो, फाइनेंस की जो कंपनी है वो FMCG इंडस्ट्रियल्स एंड यूटिलिटीज़। फॉर एग्जांपल जो फाइनेंस में देख लेते हैं आप, जो SBI है उसके शेयर्स हैं इसमें, जो एक्सिस बैंक है उसके शेयर हैं इसमें, ठीक है। जो ONGC है, IOCL है, जो BPCL है, कोल इंडिया लिमिटेड है, दोस्तों इन सब का शेयर है इस ETF में और उसका वेटेज अलग अलग है। दोस्तों जो ITC है उसका शेयर का वेटेज ज़्यादा है, जो L&T है उसका शेयर का वेटेज ज़्यादा है, जो SBI उसका वेटेज कितना है 8.6 कम है ना। तो दोस्तों इसी तरह अलग अलग शेयर के अलग अलग वेटेज हैं। ये है हमारा ETF। चलिए अगला सवाल हमने फ्रेम किया है साइंस एंड टेक से। सवाल कह रहा है कि आपको सवाल फ्रेम आपसे पूछा गया है हमारे जो नाविक है उससे संबंधित। नाविक वाज फॉर्मली कॉल्ड द IRNSS, मतलब कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सेंटर सिस्टम। जो दोस्तों ये हमारा जो है वो देसी GPS है। मेरा पहला सही है। नाविक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट। जी हाँ दोस्तों, इसमें 7 सैटेलाइट हैं, 4+3। दोस्तों हमारे जो 4 सैटेलाइट बसे हुए हैं वो बसे हुए हैं हमारे नॉन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, और जो 3 है वो बसे हुए हैं स्टेशनरी ऑर्बिट में। मेरा सेकंड सही है, मेरा इसी तरह थर्ड भी सही है। अगला सवाल है, अगला सवाल फ्रेम किया है हमने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी पर, NPL पर। दोस्तों UPSC में क्वेश्चन पूछता रहता है, हमारे जो बॉडीज़ हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उस पर भी क्वेश्चन आते रहते हैं, जो NGOs हैं उस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, और जो एक बॉम्बे हाउस का कुछ नाम है उस पर सवाल आता रहता था। तो देखिए NPL इज़ पार्ट ऑफ द CISR। क्या बात सही है दोस्तों? जी हाँ, ये जो NPL है वो CISR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका ये पार्ट है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्च ऑन न्यूट्रिनोज। दोस्तों ये न्यूट्रिनोज पर रिसर्च नहीं करता, ठीक है। वो कौन करेगा? वो आयनो करेगा जब वो बनेगा, ठीक है। मेरा सेकंड है जो गलत हो गया। तो आखिर करता क्या है ये? इट इज़ द मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी। जो मेजरमेंट है उसका जो स्टैंडर्ड है उसको सेट करता है। मेरा सेकंड गलत हो गया। मेरा थर्ड क्या है देखते हैं। इट मेंटेन्स स्टैंडर्ड्स ऑफ SI यूनिट्स इन इंडिया एंड कैलिब्रेट्स द नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये बात सही है, मेरा थर्ड सही है। मेरा आंसर क्या है? 1 and 3 ओनली आर करेक्ट। आंसर है B। दोस्तों इस तरह के जो इंडिया ईयरबुक के सवाल आपसे पूछते रहते हैं तो हम उसे कवर कर रहे हैं अपने MCQ सीरीज में।
अगला सवाल है दोस्तों, AIIB से पूछ रहा है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से हमारे कौन सा लाइन सही है। पहला लाइन कह रहा है कि AIIB इज़ अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पर 3 वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। मल्टीलेटरल मतलब कि यहाँ पर एक से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। इट इज़ अ डेवलपमेंट बैंक, जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे उसको लोन देगा। और तीसरा बात क्या है कि ये एक बैंक है, इसका काम क्या होता है, डिपॉजिट लेना और लोन निकालना। ठीक है, कौन देगा डिपॉजिट, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो देंगे डिपॉजिट। इट इज़ बैक्ड बाय चाइना। क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए, इसको शुरू किसने कराया था, इसका जो आइडिया था उसको प्रपोज किया था चाइना ने ही। चाइना जो है इस AIIB का लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, ध्यान दीजिएगा। मेरा पहला सही है। इट इज़ सीन एज राइवल टू वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, दोनों का ये इसे एक राइवल माना जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों पहले क्या होता था कि जो वर्ल्ड बैंक है और जो ADB है, दोनों वेस्टर्न कंट्री के इन्फ्लुएंस में काम करता है। इसलिए चाइना ने कहा कि हम अपना एक शुरू करेंगे। तो मेरा सेकंड सही है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू फंड वेरियस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन कंस्ट्रक्शन एंड लॉजिस्टिक्स। दोस्तों कई सारे हमारे दोस्तों को इशू आता होगा, प्रॉब्लम आती होगी कि आखिर लॉजिस्टिक्स क्या है। देखिए, कंपनी में कोई सामान बना, ठीक है, कंपनी में सामान मैन्युफैक्चर हुआ, आप है यहाँ पर कंज्यूमर, यहाँ है कंपनी, यहाँ है आप कंज्यूमर। कंपनी से कंज्यूमर तक सामान आने में जो भी प्रक्रिया होती है, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग इत्यादि, इसे हम लोग कहते हैं लॉजिस्टिक्स। ध्यान दीजिएगा, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या आता है, वो लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों UPSC मेंस में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हमें अपना जो लॉजिस्टिक्स सिस्टम है उसको अगर हमें इम्प्रूव करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें करना क्या होगा, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों उसको हमें इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, रोड हो गया, वाटरवे हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, इन सब को हम इम्प्रूव करेंगे। प्लस दोस्तों जब भी कोई माल इंटर स्टेट जाता है, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तो क्या होता है, वहाँ पर होता है टोल नाका, वहाँ पर जो ट्रक होते हैं उसे रुकना पड़ता है, आपको जो डॉक्यूमेंट होते हैं दिखाने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं हो तो घूस देना पड़ता है, वगैरह वगैरह, है ना। तो इससे जो प्रक्रिया है वो आपको काफ़ी सिंप्लीफाई करनी होगी। प्लस जो हर जगह तो टोल नाका होता है दोस्तों, वहाँ पर आपको जो RFID है उसका इस्तेमाल कीजिए, मतलब कि जो गाड़ी होगी उसको रुकने की जरूरत नहीं है। देखिए ये होता है रोड, इसके ऊपर लगा होता है एक फाटक, ऐसे, ठीक है, यहाँ पर लगा होता है आपका एक इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से आ रही गाड़ी आपकी जा रही है इस तरफ। जो इंस्ट्रूमेंट लगाओ दोस्तों, इस ट्रक में जो इंस्ट्रूमेंट लगी होती है उसको स्कैन करता है और ट्रक का जो ऑनर है उसका जो अकाउंट है, उसके अकाउंट में से पैसा, जो टोल का जो पैसा होता है वो अपने आप कट जाएगा। इस ट्रक को यहाँ पर नाके पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों क्या होता है इससे फ़ायदा दोस्तों ये है कि ट्रक रुका नहीं तो जो टाइम वो कम लगेगा, प्लस जो डीजल है, पेट्रोल है, वो वगैरह वगैरह जो है बचेगा। क्यों, क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियाँ होती हैं वो अपना जो इंजन है वो बंद नहीं करते, है ना। तो दोस्तों ये होता है हमारा लॉजिस्टिक्स। तो मेरा थर्ड सही है। मेरा आंसर है 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। यार काफ़ी समय लग गया एक सवाल में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि सेम क्वेश्चन है AIIB पे, कह रहा है कि इट हैज़ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ $100 बिलियन। क्या बात सही है दोस्तों? जी हाँ, AIIB का जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो कितना है, $100 बिलियन। ठीक है, ध्यान दीजिए डॉलर में है। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है क्या? नहीं, इसका हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं है। AIIB का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। तो मेरा पहला सही, मेरा सेकंड गलत है। दोस्तों हमने यहाँ पर शंघाई वर्ड ही क्यों चुना, शंघाई शहर का नाम ही क्यों चुना? शंघाई में एक और इम्पॉर्टेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, आपको बताना है उस बैंक का नाम। ठीक है, उस बैंक का मेंबर है इंडिया। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है A, 1 ओनली इज करेक्ट। अगला देखिए, US इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ AIIB। ये क्या सही है? अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो US है वो नहीं, जो चाइना है वो AIIB का लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। उसकी शेयर होल्डिंग है 26.6%। उसका वोटिंग राइट में शेयर इतना है उसका। मेरा पहला गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने दिया था US। अगला है दोस्तों जो इंडिया है, इंडिया AIIB का सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। कितना वोटिंग परसेंटेज है उसका? उसका वोटिंग परसेंटेज 7.5। इंडिया के बाद आता है रशिया, फिर आता है जर्मनी। ठीक है, तो मेरा सेकंड सही है। मेरा आंसर क्या है? 2 ओनली।
दोस्तों अगला सवाल हमने फ्रेम किया है एग्री उड़ान 2.0 प्रोग्राम से। सवाल कह रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च एग्री उड़ान फूड एंड एग्री बिजनेस एक्सेलरेटर 2.0 प्रोग्राम। ये एक अटेम्प्ट है किस लिए? टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन एग्रीकल्चर, टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन रूरल एरियाज, टू प्रोवाइड लोन्स टू फार्मर्स, इट इज़ एन इरिगेशन सब्सिडी स्कीम। दोस्तों चारों में से 3 तो गलत हैं क्योंकि इसमें कोई मल्टीपल जो लाइन वो दी गई नहीं है ना। तो आप इसका नाम देखिए एग्री फूड एंड एग्री बिजनेस एक्सेलरेटर। यहाँ पर स्पोर्ट्स में कोई इसका काम होगा ये तो हमें दिख नहीं रहा, मैंने बी को एलिमिनेट कर दिया। ध्यान दोस्तों कि अगर आपको मालूम नहीं भी है चारों में से कोई सही है कि नहीं, तो आप नाम देख करके जो स्कीम है वो सब देख करके आपको पता लगाना है। आपको अपना अटेम्प्ट मैक्सिमाइज करना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कट ऑफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप अपना अटेम्प्ट मैक्सिमाइज नहीं करेंगे तो आप रेस में वैसे ही पीछे रहेंगे। ठीक है, तो देखिए स्पोर्ट्स में नहीं है। टू प्रोवाइड लोन टू फार्मर एंड बाइंग मशीन ये भी नहीं है। इट इज़ एन सब्सिडी स्कीम ये भी नहीं है। दोस्तों ये एक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर स्कीम है। जो फार्मर्स हैं, जो लोग अपना इनोवेशन करना चाहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको इसमें प्रमोशन दिया जाएगा, उसको इसमें सुविधा दी जाएगी। मेरा ए सही है। अगला सवाल कह रहा है, देखिए अगले सवाल में आपको दी गई है 3 लाइनें। कह रहा है कि इट विल मेंटर स्टार्टअप्स एंड हेल्प देम कनेक्ट विथ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। जब भी कोई स्टार्टअप शुरू होगा तो क्या होगा? उन्हें चाहिए होगा कैपिटल। कैपिटल कहाँ से आएगा? कैपिटल आएगा उन्हें इन्वेस्टर्स के यहाँ से। तो इस स्कीम के अंतर्गत ये जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत जो स्टार्टअप्स हैं उनको लिंक किया जाएगा इन्वेस्टर्स से। क्या होगा? उनको मिलेगा कैपिटल, उनको उनका जो कंपनी फैले फूलेगी। मेरा पहला सही है। द प्रोग्राम विल कन्वर्ट इनोवेटिव आइडियाज इनटू वायबल बिजनेसेस। ध्यान दोस्तों कि जो आइडिया होते हैं वो कई लोगों के दिमाग में होते हैं मगर उनके पास कई सारी चीज़ें नहीं होती। पहली बात यह है कि उनके पास कैपिटल नहीं होता, उनके पास जो रिसोर्स है वो नहीं होता है ना। इसी तरह वो अपने आइडिया को एक बिजनेस के रूप में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते। इसके लिए जो प्रोग्राम है वो आपको हेल्प करेगा। आपके जो आइडियाज़ हैं आपको बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करने में आपको मदद करेगा। मेरा सेकंड सही है। इट विल हेल्प देम कनेक्ट विथ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। मेरा थर्ड सही है। मेरा आंसर क्या है? 1, 2 and 3। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी टॉपिक पर है। हमने आपसे सवाल पूछा है कि इनमें से कौन सी जो लाइन है वो सही है। आपको दी गई हैं 2 लाइनें। इट एम्स टू अट्रैक्ट। दोस्तों इन क्वेश्चन के जरिए हम लोग आपको बताया है इस प्रोग्राम के बारे में। जब भी मैं आपको एक टॉपिक पर 2 से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूं, इसका मतलब ये है कि आपको उस टॉपिक को सेपरेटली प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि दोस्तों मेंस में आपको क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको लिखने रहेंगे 200 वर्ड्स में। जितना मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वो काफ़ी रहेगा आपको इतना लंबा आंसर लिखने के लिए। और प्रीलिम्स आपको मतलब हो ही जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि एक टॉपिक पर मैंने क्वेश्चन कर लिए इतने सारे, तो कम हो ही जाएगा। देखिए ये जो प्रोग्राम है इट एम्स टू अट्रैक्ट यूथ फ्रॉम रूरल एरिया एंड एल्सवेयर एंड ट्रेन देम सो डैट एड वैल्यू टू फार्मर्स प्रोड्यूस। जो फार्मर की जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें वो वैल्यू एडिशन करेगा। फॉर एग्जांपल आपने धान उपजाया, अब आप धान को कैसे उसको प्रोसेस करें, उसमें क्या करें कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा महंगा बिके। फॉर एग्जांपल अगर आप धान की सफाई कर देंगे, धान को आप कूट करके या उसमें से अगर आप चावल निकालें तो क्या होगा? जो चावल होती है वो थोड़ी सी महंगी बिकती है धान से। ठीक है, प्लस आपका जो भूसा होता है वो भी आपको मिल जाएगा। तो आपको चावल तो मिला ही मिला, प्लस आपको भूसा मिला। ठीक है, तो आप दोनों से आप ले सकते हैं पैसे। तो ये सब काम करेगा। जो लोग हैं वो आपको हेल्प करेंगे वैल्यू को मैक्सिमाइज करने में। मेरा पहला सही है। इट इज़ मैनेज्ड बाय ICAR। दोस्तों ये बात भी सही है। मेरा फर्स्ट सही, मेरा सेकंड सही है। दोस्तों ये जो ICAR है वो आपको एक इनक्यूबेटर प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब ये दोस्तों कि इनक्यूबेटर होता है कहने, दोस्तों इनक्यूबेटर एक जगह होती है जहाँ पर आपके जो आइडियाज़ होते हैं उसको आप टेस्ट कर सकते हैं, आपका जो प्रोजेक्ट है उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मेरा आंसर क्या है? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अंडर दिस प्रोग्राम स्टार्टअप्स विल गेट इंक्यूबेशन स्पेस। अब मैंने बताया कि आपको मिलेगा टू रन देयर बिजनेसेस एंड हैव एक्सेस टू रिसर्च लेबोरेटरीज एंड लाइब्रेरीज। आपको आपके आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक स्पेस दिया जाएगा ताकि
आपको टेस्ट कर सकें कि आपका आइडिया वायबल है कि नहीं, इसको आप बिजनेस में इसको आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि नहीं, आप इसको मार्केट में लॉन्च कर पाएंगे कि नहीं। मेरा पहला सही है। इट विल ऑल्सो हेल्प टू सेलेक्ट स्टार्टअप्स विथ रेगुलेटरी सर्विसेज लाइक कंपनी स्टेशन गवर्नमेंट कंप्लायंसेज। ये बात भी सही है दोस्तों, मेरा आंसर है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। दोस्तों एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है अंडर जस्टिस BN श्री कृष्णा। ये कमेटी किस लिए बनाई गई है? आपको दिए हैं मैंने 4 ऑप्शंस। टू रिव्यू द इंस्टॉलेशन ऑफ आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म इन इंडिया, टू डिक्रीज फिस्कल डेफिसिट, टू सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू FRBM एक्ट, टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स इन इंडिया। अभी दोस्तों आप ये बताइए कि FRBM एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? वो कमेटी श्री कृष्णा के अंतर्गत नहीं थी। ये तो ऑप्शन मेरा गलत हो गया, सी मेरा गलत हो गया। आपको बताना है कि ये किसके अंतर्गत बनाई गई थी और जो फिस्कल डेफिसिट है इसको कम करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इस पाते रहते हैं। मेरा बी गलत है, मेरा सी गलत है, मेरा डी भी गलत है। ये जो कमेटी बननी है BN श्री कृष्णा के अंतर्गत ये बनाई गई है हमारे इंडिया में जो आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए। मतलब दोस्तों कि ये होता क्या है कि ये ADR है, ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म है। मतलब कि आपको कोर्ट में जाए बिना आपका जो डिस्प्यूट है आपको रिजॉल्व कर सकते हैं इसके जरिए। मेरा ए सही है। अगर हम अपने कंट्री में आर्बिट्रेशन को अगर हम संस्थागत बना दें तो क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा हमें? इट विल लीड टू अ स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट। जी हाँ दोस्तों, जो डिस्प्यूट होंगे वो जल्दी सॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि मामला कोर्ट में जाएगा नहीं। कोर्ट में क्या होता है, वहाँ पर डिले होता है। यहाँ पर जो प्राइवेट पार्टी होती है वो आपको हेल्प करेंगे आपका जो डिस्प्यूट है इसको सही करने में। मेरा पहला सही है। इट विल ऑल्सो प्रमोट मेक इन इंडिया। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी के डिस्प्यूट जल्दी सॉल्व होंगे तो क्या होगा, जो कंपनी है वो यहाँ पर आएंगी, वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करेंगी, प्लस हमारा जो इंडिया है वो एक इंटरनेशनल हब बन जाएगा ऑफ आर्बिट्रेशन। जो बाहर की जो कंपनी है उसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है क्या होता है, वो भी इंडिया में आएंगे अपना जो समस्या है उसका समाधान करने। मेरा सेकंड सही है। मेरा आंसर क्या है? 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैंने फ्रेम किया है IIIT अमेंडमेंट बिल 2017 से। कह रहा है कि आपको दिए गए इसमें इस बार में आपको दिए गए 3 लाइनें। कह रहा है कि दिस बिल अमेंड्स द IIIT एक्ट 2014। ये बात सही है दोस्तों। हमारा जो 2014 वाला एक्ट था उसके ज़रिए जो IT इंस्टीट्यूशन है उनको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल पर्सन को दर्जा दिया गया था। मेरा सेकंड सही है। इट डिक्लेयर्स, कौन सा? ये जो बिल है 2017 वाला, इट डिक्लेयर्स द ITDM कुरनूल जो आंध्र प्रदेश में है इसे एक नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया है। मेरा थर्ड सही है। मेरा आंसर है 1, 2 and 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों PMSSY पर। ये एक स्कीम है, इसका पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसको लॉन्च किया गया था 2003 में। ये बात सही है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? इसका ऑब्जेक्टिव है टू करेक्ट रीजनल इम्बैलेंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। दोस्तों अगर किसी जगह पे अस्पताल नहीं है तो क्या होता है, वहाँ के लोग जाते हैं दूसरी जगह पे। फॉर एग्जांपल ये है यूपी में, यहाँ पर लखनऊ है। अगर एम्स बनाया गया लखनऊ में तो क्या होगा, जो बाकी जगह है वहाँ से लोग जाएंगे लखनऊ में इलाज करवाने, है ना। मान लेते हैं कि जो आसपास के इलाके हैं, जो आसपास के राज्य हैं, वहाँ के भी लोग जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे होता क्या है, यहाँ पर एक रीजनल इम्बैलेंस है, एक राज्य में है दूसरे राज्य में नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है, इस स्कीम के अंतर्गत दोस्तों जो हेल्थ केयर सर्विस में जो इम्बैलेंस है उसको सही करना है, उसको ख़त्म करना है। मतलब कि जो हेल्थ केयर है वो हर राज्य में होनी चाहिए, जो दूरी है हेल्थ केयर सर्विस से, जो सेंटर है उससे, वो कम करना है, ठीक है। मेरा सेकंड सही है। मेरा आंसर है 1 and 2 आर करेक्ट। इट एस्टैब्लिश ओनली एम्स। क्या सही है दोस्तों? केवल एम्स नहीं, एम्स के अलावा जो दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसको भी एस्टैब्लिश किया जाएगा। मेरा पहला गलत हो गया। इट इज़ फंडेड फ्रॉम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये बात भी सही है दोस्तों। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है B2 ओनली। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें बताइए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।